कभी सोचा है अब जिनसे सबसे ज़्यादा मोह, ममता या फिर जिसको हम तथाकथित प्यार कहते हैं वो करो और वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाए। और इस चले जाने में उस व्यक्ति की कोई गलती ही नहीं थी। रिश्ते बनते हैं, कुछ सिचुएशंस आती हैं जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कुछ सिचुएशंस आती हैं जो रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे संत कबीर का एक दोहा है ना, जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तू काहे को रोरी। यानी जिसने बनाई थी जोड़ी उसी ने तोड़ भी दी जोड़ी। जिन जोड़ियों को यूनिवर्स ने क्रिएट करा था उन्हीं जोड़ियों को यूनिवर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें आप क्यों रो रहे हो? ये सोच अपने आप में बहुत डरावनी है ना? कुछ लोगों को एक सन्नाटेदार अकेलापन भी महसूस हुआ होगा। कोई छोड़ के चले जाता तो बुरा तो लगता है ना यार। एंजाइटी होती है, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाते हैं, हमारी सैडनेस उस लेवल पे पहुंच जाती है जहाँ पे हम कहने लगते हैं कि नाउ वी आर डिप्रेस्ड। अब जैसे जैसे सोचते जाओगे, इन गहराइयों में जाते जाओगे, बंदा टूट सा जाता है। और कभी कभी ये थिंकिंग चुप हो जाती है। लेकिन आज आज हम एक ऐसी कविता पे बात करेंगे जो एक औरत ने लिखी है एक दूसरी औरत पे। नाम भले ही इसमें एक बेटी अपनी माँ को लिख रही है, लेकिन इसमें पूरा भाव इसी बात का है कि कैसे एक औरत ने एक औरत को खोने का डर, एंजाइटी, खौफ, और फिर उसी खौफ को एक्सेप्टेंस पर बदलने का प्रयास करा। लेट्स बिगिन। माय मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास इस चैप्टर की पोएट जो केरल में पैदा हुई थी, और इनकी पकड़ मलयालम भाषा और इंग्लिश भाषा में बहुत सुदृढ़ है। जो सबसे मेन लाइन एनसीईआरटी ने हमें कही है वो है कि इनको कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशंस को एक लिरिकल ईडियम में अभिव्यक्त करने की बहुत सशक्त एक जोड़ है इनके अंदर, एक पावर है इनके अंदर। अब ये लिरिकल ईडियम का मतलब क्या होता है? देखो, लिरिकल ईडियम का मतलब होता है जब आप अपने पर्सनल इमोशंस को एक बहुत म्यूजिकली वे में एक्सप्रेस करो, उसको एक कविता बना दो। इसको कहते हैं लिरिकल ईडियम। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि सीन क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है जो पूरी कविता हमें बताना चाह रही है। देखो, ये चैप्टर बात करेगा एजिंग के ऊपर, उम्र के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, पेरेंट्स के चले जाने के ऊपर, और साथ ही साथ वो आइसोलेशन, वो अकेलापन, वो एंजाइटी, वो फीवर आना जब आप सोचो कि आप किसी से दूर हो रहे हो, वो दिल का रुक जाना, या फिर वो दिल का तेजी से धड़कना। इन दोनों में ही वो एक आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस की भावना,
कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप एग्जिस्ट कर रहे हो, और ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हो कि आप अकेले हो। ये पोम उसी बारे में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोम्स को पढ़ना ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एज अ टीनेजर, आप एज अ स्टूडेंट, एंड आप एज अ ह्यूमन बीइंग, डेथ, एजिंग, इन सब चीज़ों को समझो। और एज अ टीनेजर ये पोम को आपकी टेक्स्ट बुक में डालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यही वो एज होती है जब हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई डू एक्सेप्ट बहुत सारे पेरेंट्स जिनको हम कहें कि वो शायद आपको वो नहीं दे पा रहे जो आप चाहते हो, वो शायद आपके मन में एक टॉक्सिक होने की भावना रखते हो। बट मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस भावना को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक प्रेमपूर्ण, जिसको सामान्य भाषा में प्रेम कहते हैं, एक मोह और ममता से भरे रिश्ते, कैसे हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ख़ासकर टीनेज में हम पेरेंट्स को कैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये पोम उसी बारे पे। साथ ही साथ अधिकतर पेरेंट्स के मरने तक का, उनके डेथ, उनकी देह की डेथ हो जाने तक का, जब हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो वो बात तो सिर्फ उनको ही नहीं, उनके चले जाने के बाद आपके दिल में भी एक सुराख कर जाती है। बस कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति को एक पोम के माध्यम से टीनेजर्स को समझाने का काम करा कमला दास ने। वो बहुत सेंसिटिव हैं, उनकी और भी जितनी सारी राइटिंग्स हैं, पीस ऑफ आर्ट है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दों पे होता है। बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उन्होंने उसको बहुत खुल के देखा है, और वही बात उन्होंने आज पेरेंट्स के मामले में हमें समझाई है। ममता का जीवन में होना एक स्थान रखता है, और वो क्या स्थान रखता है, उसकी एग्जिस्टेंस होना क्यों ज़रूरी है, आज हमें समझ में आएगा। कहाँ पर प्रेम होता है, कहाँ पर प्यार होता है, और कहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ममता होती है, ये बात आज हम इस पोम के माध्यम से समझेंगे। So the poem starts: driving from my parents' home to coaching last Friday morning. कमला दास ने एक बहुत आइसोलेटेड वक्तव्य दिया है यहाँ पे, एक बहुत एलिनेटेड लाइन दी है यहाँ पर, एक ऐसी लाइन जो हमें सोसाइटी के बारे में बता रही है, और कैसे हमें सोसाइटी में अपने ही पेरेंट्स, अपनी ही माँ पे, जिसने हमें 9 महीनों तक पेट में घर यानी अपना सा होम दिया, उन पेरेंट्स के घर को हम बड़े होकर कहते हैं कि माय पेरेंट्स हाउस। और जब छोटे होते हैं ना हम लोग, तो हम बार बार हर किसी को कहते हैं कि हमारे घर पे, तुझे पता है हमारे घर पे, अरे आजा तू, आज हमारे घर आ जा, चल चल वो मेरा घर है। हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे ये जो हमारा घर था, जहाँ पे पेरेंट्स हमारे थे और उनका घर भी हमारा था,
वो धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे एक एलियनेशन की ओर बढ़ता जाता है, जहाँ पे अब पेरेंट्स का घर और मेरा घर दोनों अलग हो चुके हैं। ये कितनी बड़ी साजिश है एक रिश्ते के खिलाफ, कि वो साथ में नहीं रह सकते। अब वो देह रूप से दूर हो चुके हैं। अब वो माय घर, माय होम वर्सेस माय पेरेंट्स होम आता है। अब वो पोजेशन पूरी तरीके से बदल चुका है। सो कमला दास इज गोइंग टू कोचिन। कोचिन का मतलब है यहाँ पे एक एयरपोर्ट जो कि केरला में है, द कोचिन एयरपोर्ट। तो वो उन पलों को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं लास्ट फ्राइडे की सुबह अपने पेरेंट्स के घर से एक ऑटोमोबाइल में बैठ के एयरपोर्ट जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। लेट दीज लाइन सीप विदिन यू। एक उम्र थी जब जहाँ आप जाते थे वहाँ मम्मा या आपके पिता पापा आते थे आपके साथ। धीरे धीरे करके वो उम्र आनी शुरू हुई जहाँ पे आपको ऐसा अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना आने लगी, जब आप अपनी मदर को कहीं ले जा रहे हो और अब ऐसे एक दूसरे के साथ बैठोगे जैसे दोनों अब एक अडल्ट वुमन बन गए हो, एक मैच्योर ह्यूमन, एक ग्रोन अप ह्यूमन। वो चाइल्डिश इनोसेंस, वो चाइल्डिश मम्मा इनोसेंस, वो मम्मा की केयर और वो चाइल्ड का, बच्चे का बहुत खुला होना अपनी मदर के साथ, वो शेल्टर, वो आंचल अब नहीं रहा, न अपनी मदर का और ना ही अपने फादर का। अब सिर्फ और सिर्फ आप कुछ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, कुछ नॉर्म्स के हिसाब से और बहुत सारी सिर पर रखी हुई मैच्योरिटी के हिसाब से पूरी दुनिया में घूमोगे और सबसे ज़्यादा अपने रिश्ते को तोड़वाओगे। और वो मैच्योरिटी, उसी मैच्योरिटी के कारण आप अपने इनर चाइल्ड का गला घोंट दोगे। आप उस इनोसेंस को अपनी माँ से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर फेंक दोगे। जिस मदर के साथ आप खेला करते थे, जिस मदर पे आप अपना गुस्सा निकाला करते थे, बहुत क्यूटली, बहुत इनोसेंटली अब रूड होते थे, अब रोया करते थे जिस मदर के साथ, जिस मदर के सामने आप नेकेड घूम सकते थे, अब कोई सोसाइटल मैच्योरिटी के नाम पे, कुछ एक्सपेक्टेशंस के नाम पे, और अब तो आप बड़े हो गए हो ना, इस मेंटालिटी के नाम पे आप दब चुके हो और आपने अपने इनोसेंट रिश्ते को किसी मैच्योरिटी, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी ने तुम्हारे ऊपर थोप रखे हैं उसके नीचे दबा के, उसको घोंट घोंट के मार दिया। कमला दास ने अपनी मदर को अपने बगल में बैठाया
और डिस्क्राइब किया, डोज ओपन माउथड, और उनका चेहरा राख की तरह, यानी एक लाश की तरह, एक कॉर्प्स की तरह, her face ashen like that of a corpse. पहले तो कमला दास ने आज तक फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड मदर को देखा था जस्ट लाइक अ यंग केयर गिविंग वुमन with her cute cheeks, her beautiful heart. But अब उन आँखों में थकान है। वो लिप्स जो आपको किस करते थे वो अब एक सिर्फ डेड कॉर्प्स की तरह माउथ ओपन्ड है। वो फेस जिसको आपने अपने वॉलपेपर में या फिर अपनी डीपी में लगाया था, वो फेस अब वाइटिश हो गया, एक राख की तरह, एक ऐश की तरह पेल पड़ चुका है वो। जिस व्यक्ति ने आपको लाइफ दी थी, आज उसी का फेस आपको देखना पड़ रहा है कि वो लाइफलेस हो चुका है। कमला दास ने इन वर्ड्स को कितनी अच्छी तरह से पिरो के आपके सामने रखा है। डोज, जिसका मतलब है कि एक हल्की सी झपकी, यानी अभी भी कमला दास कह रही हैं कि देयर इज लाइफ। कमला दास जब लिख रही हैं दो डोज, तो वहां पे वो बताना चाह रही है दैट देयर इज सम यंगनेस, yes, there is some life in it. You are tired, but yes, I can see that you are alive. But आगे जाके कमला दास को रियलाइज होता है that a open mouth, उनकी मदर का एक ओपन माउथ और चेहरा ऐसे था जैसे एक लाश पड़ी हो, बिल्कुल पेल। This closeness of time, this intricacy of time, this nuance happening of time, कि कब आप एक यूथफुलनेस के साथ बैठे थे और कब आपको रियलाइज होता है कि वो यूथ, वो लाइवलीनेस बस एक लाश है, बस एक कॉर्प्स है। And realized with pain that she was as old as she looked. उन्हें इस बात का दर्द है, इस बात से वो सफ़र कर रही हैं कि अब उन्हें सच्चाई देखनी पड़ रही है। कई सालों से वो इस बात को छुपाए रखी थी, वो इस भ्रम को जी रही थी, इस मान्यता में जी रही थी कि अभी उनकी मदर यंग हैं, अभी उनके पिताजी यंग हैं। जैसे समय उनके घर पे दरवाजे कभी टकने ही नहीं आया, कभी पूछने ही नहीं आया और ना आएगा, इस मान्यता में थी वो। पर क्या होता है जब आप देखते हो एक दिन, तुम्हें समझ आता है कि वो व्यक्ति जिसके प्रति तुमने अभी तक का मान्यता बनाई थी, तुम उसे जिंदा देख रहे हो। वो व्यक्ति धीरे धीरे असल जिंदगी में अब दूर होता जा रहा है, गैर हाजिर होता जा रहा है। जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे बिलवर्ड
सिर्फ एक प्रोसेस है, एक समय की यात्रा भर है, एक बबल है जो समुद्र से सिर्फ उठे हैं और वापस फूट के उस समुद्र में ही मिल जाएंगे। नेचर की इस लाइफ साइकिल को हम जब जानते हैं तो ही तो हम इस मान्यता से दूर हो पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति जानता ही नहीं है, जो इस बात को सिर्फ और सिर्फ समझता है कि हाँ एक एज होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, जो इस बात को अपने मुंह के सामने देख नहीं रहा है, वो तो ऐसी मान्यता में रहेगा ना कि आप अभी एक जिंदा व्यक्ति के साथ हो। सब जानते हैं इस बात को कि देयर इज अ लाइफ साइकिल, पर उसे देखना एक अलग ही बात है। उसे अपने आंखों के सामने होता हुआ महसूस करना, वो एक अलग बात है। तुम देखोगे वही व्यक्ति जो कभी बचपन में दौड़ता था, हंसता था, खिलखिलारे मार रहा था, चिल्ला रहा था, फिर टीनेज आया उसका, जब वो टीन बना, उसकी आंखों में सपने थे, उसके पैरों में जुनून था, फिर यूथ आया, वो अपने घर का सहारा बना, उसने घर में सबको सहारा दिया, सबको उसने कंधे दिए, और फिर एक दिन आता है जब धीरे धीरे उसकी रीढ़ झुकने लगी, कमर में वो पुरानी जो ताकत थी वो नहीं रही, दांत गिरने लगते हैं, याददाश्त खोने लगती है, धीरे धीरे आंखों में अंधेरा आने लगता है। फिर एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी उम्र आती है जब हॉस्पिटल जाना उन लोगों के लिए तीर्थ यात्रा बन जाता है। हर हफ्ते एक नया अपॉइंटमेंट, हर नए दिन एक नई दवा, हर नई मशीन से उनकी कभी छाती जोड़ी जा रही है, कभी ये जोड़ा जा रहा है, कभी वो जोड़ा जा रहा है। जब उठते हैं, चलते हैं या सोने की कोशिश करते हैं, हर समय एक सहारा चाहिए, या तो एक लाठी का, और धीरे धीरे करके वो लाठी उठाने की जो हाथों में ताकत थी वो भी खत्म हो जाती है। तब व्यक्ति चाहिए होते हैं, किसी हाथ चाहिए होता है, कुर्सी चाहिए होती है, बिस्तर चाहिए होता है, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो इस दौरान भी कि कोई उन्हें याद करे। और इस दौरान शरीर तो थका ही होता है, उनका मन भी थक जाता है। और और तब घर वालों के दिल में हमेशा एक सन्नाटा रहता है कि शायद आज की रात आखिरी ना हो। चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगता है, जो जीभ होती है, जीभ, जिह्वा, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। मुंह हमेशा आपका अक्सर खुला का खुला ही रहता है, जैसे सांस लेने का प्रयास भी अब एक कर्म बन गया हो, अब एक तुम्हारा एक्स्ट्रा और वॉलंटियर कर्म बन गया हो सांस लेना। एक लाइफलेस बॉडी जो अभी भी सांस ले रही है, पर जिंदगी कैसे उन लोगों
को पीस रही है, कैसे उनकी जिंदगी अब पीछे छूट गई हो। और तब समझ में आता है कि जिंदगी कभी नहीं रुकती है, बस रूप बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हम सब बस उसी परिवर्तन के गवाह हैं। क्या आपने नहीं देखा अपना बचपना? क्या आपने नहीं देखा अपना स्टार्टिंग अर्ली टीनेज? क्या अब आप नहीं देख रहे हैं अपना लेट टीनेज? क्या आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते हो अगले 5 साल में, अपने अगले 10 साल में? क्या आपके पास भी कोई सपने नहीं है ना? आप भी वैसे एक परिवर्तन मात्र हो। आप सब होंगे जिसे इस बात का डर होगा, या एटलीस्ट इस बात का रियलाइजेशन तो होगा। डू यू नो, ऐसा पेन होगा जो बहुत ज़रूरी है। ऑल बिकॉज यू वॉन्ट टू नो व्हाट डेथ इज। डेथ बहुत ज़रूरी चीज़ है। डेथ जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वरना हम सब जैसे अपनी फालतू ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वैसे ही जीते चले जाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम में आप नाली की तरह मुंह डाले रहते हैं, वैसे ही जीते रहोगे। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि डेथ इज ऑलवेज नॉकिंग आवर डोर्स। वो भैंसे वाला हमेशा आपके दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन हम लोग इतने जिद्दी होते हैं, इतने झूठ में जी रहे होते हैं, हमने इतनी अकड़ पाली होती है कि जितने सारे फिलोसोफर आए हमें बार बार याद दिलाया कि डेथ याद करो, मौत को याद रखो। इतने सारे संत आए जिन्होंने कहा कि मौत याद रखो, डेथ याद रखो, मृत्यु याद रखो। और फिर भी हम जस के तस ही रहे। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम अमर हों, ऐसे कि हमारा तो कोई अंत ही नहीं है, हम तो करोड़ों सालों तक जिएंगे, काल के अंतिम क्षण तक जिएंगे। हम ऐसे जी रहे हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, जैसे लकड़ी जैसे लकड़ी जलती है ना, वैसे ही तुम्हारी हड्डी जल जाएगी। जैसे घास जलती है, वैसे ही तुम्हारी जो बाल हैं वो जलेंगे। हाड़ जड़े जो लाकड़ी, केस जले जो घास, है ना? बार बार उन्होंने याद दिलाया कि इस दुनिया की फालतूगिरी में मत रहो। क्यों मर रहे हो इस नॉर्मल अधपकी और एक ऐसी जिंदगी में जहाँ पे सिर्फ आपका खून चूसा जा रहा है? वो ही बार बार इस बात को याद दिलाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ऐसे ही अगर तुमने एक स्टोरी सुनी हो महाभारत से, जब यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि आपको सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित क्या लगता है, सबसे ज़्यादा दुनिया में अजीब क्या लगता है, ऐसा वंडरस क्या लगता है आपको, ऐसा आयरॉनिकल क्या लगता है आपको? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि लोग अपने आसपास दिन प्रतिदिन इतने सारे जीवों की, मनुष्यों की मृत्यु देख रहे हैं, मौत देख रहे हैं रोज। कभी कोई छोटी चींटी से लेके कोई बड़ा हाथी, कोई दीनहीन मनुष्य से लेके कोई राजा रंग,
तक सबके सब मर रहे हैं, और हर हफ्ते कोई ना कोई तो मर ही जाता है, मीन्स इन योर नून, वरना तो रोज हर दिन कोई ना कोई मर रहा, हर सेकंड कोई ना कोई मर रहा, हर कोई ना कोई मर रहा है, और लोगों को पता है कि मर रहा है, फिर भी ये लोग ऐसे जी रहे हैं कि ये लोग इमॉर्टल हों, फिर भी ये लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे अमर हों। इससे ज़्यादा वंडरफुल, इससे ज़्यादा ग्रेट वंडर क्या हो सकता है। हमारे भारत में अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कहा गया है ना कि इतने इतने ग्रेट वंडर्स। अब खुद सोचो इससे बड़ा वंडर क्या है कि इंसान देख रहा है और खुद ऐसे जी रहा है जैसे इमॉर्टल हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मरण लिखाई मंडल माही आए, यानी जो पैदा हुआ है उसकी मौत तो लिखी हुई है ना यार। हम इग्नोर करते हैं इन सब बातों को, और डेथ को, मौत को। इतनी सारी बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कमला दास भी इस बात को इग्नोर करना चाहती हैं और कर रही हैं। वो कहती हैं, बट सून आई पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. वो बाहर देखने लगती हैं अपनी कार की विंडो से, वहाँ उन्हें वो पेड़ दिखते हैं। इनको वो कहती हैं कि ये लोग स्प्रिंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप मोशन कर रहे होते हो तब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, क्योंकि आप मोशन कर रहे हो तो आपको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में वो भी मूव कर रहा है। लेकिन उनके कहने का तरीका बहुत गहरा है। वो सिर्फ स्प्रिंटिंग ट्रीज की बात नहीं कर रही हैं, वो कहती हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी बहुत सारे युवा, बहुत सारी यूथफुल, बहुत सारे लाइवली ट्रीज भाग रहे हैं। यहाँ उन्होंने पर्सोनिफिकेशन, जो लिटरली डिवाइस है, उसका यूज किया है। शी हैज personified a thing which is so called non-humanly. Young trees sprinting. वो यहाँ पर बताना चाहती हैं कि एक तरफ उनकी माँ है जो एक लाश की तरह, जो एक कॉर्प्स की तरह पड़ी हुई हैं, लाइफलेस हैं, एकदम एक लाश की तरह। वहीं वो कंपेयर कर रही हैं इस बात को कि देखो ट्रीज को, जब मैं अपना जितना भी ध्यान था उसको भटका रही हूँ तो मुझे बाहर देखने को मिलता है कि यंग हैं ट्रीज, यूथफुल हैं ट्रीज। पेड़ों की दुनिया से वो बताना चाह रही हैं कि कैसे एक यंग ट्रीज, हाँ होंगे वो ट्रीज बहुत पुराने क्या पता, बट वो जिंदा ऐसे हैं, उनकी हस्ती ऐसे है कि वो अभी भी यंग दिख रहे हैं। उनको बच्चे दिखते हैं पास में जिनको मैरी, यानी खुश हैं वो बच्चे, उनके अंदर एक लाइवलीनेस है। पोएट इस बात को दर्शाना चाह रही हैं। उन्होंने और भी बताया है कि कैसे नेचर ही नेचर है सब जगह। कैसे एक तरफ उन्होंने लाश कहा है अपनी माँ को, और एक तरफ लाइवलीनेस को दिखा रही हैं पेड़ों की तरफ से,
लेकिन दोनों में बताओ एक ही चीज़ रही है कि मैं अपने लेफ्ट देखूं या अपने राइट देखूं, अपने फ्रंट देखूं, अपने बैक देखूं, अपनी कार के अंदर देखूं या अपनी कार के बाहर देखूं। इस बात का रियलाइजेशन है मुझे कि एवरीथिंग इन दिस प्रोसेस इज लाइक अ मूविंग ऑटोमोबाइल, अ मूविंग कार। ये जो ट्रीज हैं ये भी नेचर हैं, ये भी प्रकृति हैं, और जो उस कार के अंदर मैं और मेरी माँ बैठे हैं, हम भी नेचर हैं, हम भी प्रकृति हैं। एक इनोसेंस है इस बात में अपने आप में जो पोएट के अंदर होती ही है। और शायद कमला दास को रियलाइज हो कि जहाँ वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वो बाहर की दुनिया, वो दुनिया एक एक दिन उनकी ही माँ होंगी। लाश होने के बाद धुआं बन जाता है ना, जलाने के बाद तो धुआं बन जाता है या राख बन जाती है ना। और वो ही हवा कभी किसी पेड़ में चले जाती है, वो ही लाश का जो एशेस थे वो कहीं और चले जाते हैं। हमारी बॉडी का एक एक एटम इस यूनिवर्स से बाहर तो कहीं जा ही नहीं सकता ना। लुक, द ब्यूटी ऑफ पोएट्री, इजंट इट? आप आगे देखोगे कि कैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी में कमला दास चेक कर रही हैं, और कुछ ही दूर वो खड़ी होती हैं, वो कुछ दूर जाती हैं, वहाँ पे देखती हैं कि उनकी माँ उन्हीं की तरफ देखती है। उनका चेहरा कमला दास के शब्दों में कहें तो एक वैन पेल एज अ लेट विंटर स्मूथ की तरह है। फिर वो कहती हैं, एंड आई फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। उनका चाइल्डहुड का फियर था, जैसे सभी का होता है, अपने पेरेंट्स से दूर होना, अपनी माँ से दूर होना। एक ऐसी दूरी जो फिर कभी पास नहीं आ सकती। बचपन में सबको डर लगता है कि माँ नहीं होंगी तो क्या होगा। जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि पेरेंट्स का आपकी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है, कितना वैल्यूएबल है। एक इनोसेंट अंडरस्टैंडिंग है कमला दास के अंदर। वो कहती हैं, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू मम्मा, सी यू सून अम्मा। उन्होंने अपनी अम्मा को मानो आखिरी बार ऐसा कहा, और साथ ही साथ आखिरी बार उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन किया हो जिसको वो आगे डिस्क्राइब करती हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पहले उन्होंने कुछ वर्ड्स को कहकर अपनी जो बात थी उसको अभिव्यक्ति दी, अपनी बात को कहा सिर्फ शब्दों में, और फिर उन्होंने
उन शब्दों को एक एक्शन में, एक कर्म में बदला, और वो एक्शंस थे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल. And the poem ends with her attempt to hide her pain. With smiling, smiling, and smiling. एक literally device repetition का. I hope this poem sink right there in your heart. For the love of your parents, and especially for your own life. Yes, my child, you are going to die. So do your beloved. जितना हो सके ट्राई कीजिए कि आप उनको एक रिमेम्बरेबल लाइफ देके जा रहे हैं, वरना आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे जो कहीं हवा बन चुके हैं, कहीं राख बन चुके हैं, जिनका आज हमें नाम भी नहीं पता. जितना उन्हें सच्चाई की तरफ ला सकते हो, अपने प्रियजनों को, उनको लेके आओ, उनके साथ पढ़ो, रीड विद देम, उनके साथ गाना गाओ, सिंग विद देम, डांस विद देम. Share your reflections, share your observation with them. Make your mother and your father your best friends, or at least your friend. प्लीज़ ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा कल्चर बनाओ जहाँ पे आप और आपके पेरेंट्स, ये लाइन ख़त्म कर दी जाए और you versus you, इन दोनों के बीच में रिश्ता हो. आपके और आपके मदर के बीच में रिश्ता हो जो कि फ्रेंडशिप हो. आप और आपके फादर के बीच में रिश्ता हो जो कि फ्रेंडशिप हो. लेट देम डेल्व विद यू इन योर स्पोर्ट्स. आने दो उन्हें इन जिम, आने दो उन्हें इन योर बुक्स, जो आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, या कोई फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़ रहे हो, या फिर कोई फिलोसोफर को वीडियो में देख रहे हो. आने दो उन्हें. लेट देम कम इन. आप कोई नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हो या कर रहे हो, लेट देम ऑल्सो बी योर फ्रेंड, नेक्स्ट टू यू, बिसाइड यू. और कितने सारे मौके होते हैं जहाँ पे वो आपके साथ हो सकते हैं. बाकी बोर्ड्स के लिहाज से इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर भी तैयार किए हैं मैंने, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे. तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें. जितने बकवास सवाल हो सकते हैं वो करिए. कमेंट बॉक्स आपका है, जो पूछना है पूछिए, मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा. और होगा आने वाले समय में ऐसा कि जो कमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइफ में लेने चाहिए, मैं वो भी करूँगा. लेकिन आप क्यूरियोसिटी तो दिखाएं, आप रिफ्लेक्शंस तो लिखें, ठीक है? तब तक के लिए नमस्ते सभी को.